मैलांचल का प्रकाशन 1954 में हुआ। और जबकि ऐसी स्थितियों में मैलांचल का प्रकाशन हुआ जबकि पूरे हिंदी कथा साहित्य में नई कहानी के रूप में एक आंदोलन चल रहा था और मध्यवर्ग की कहानियों को और मध्यवर्ग के उपन्यासों को विशेष रूप से प्रश्रय दिया जा रहा था। लेकिन रेणु के पास ग्रामीण जीवन के जो अनुभव थे उन अनुभवों को लेकर के आए और जब 1954 में उनका ये उपन्यास प्रकाशित हुआ मैलांचल, तो जाहिर है कि उन्होंने कोई बड़ा प्रकाशक उन्हें नहीं मिला था। पटना से ही उन्होंने अपने खर्चे पर उसका प्रकाशन करवाया। इस उपन्यास को हम ज़्यादातर इस रूप में लेते हैं कि ये एक आंचलिक उपन्यास है, ये ग्रामीण जीवन पर लिखा हुआ उपन्यास है। इसमें बिहार के जो किसान, बिहार के मजदूर और बिहार का एक अंचल विशेष रूप से बोलता है। लेकिन मेरी मान्यता यह है कि हर बड़ा लेखक सीमित नहीं होता अपनी अभिव्यक्ति में, उसका जो कैनवास है वो बहुत बड़ा होता है कैनवास। इसलिए रेणु का जो कैनवास है वो बहुत बड़ा है। हम चर्चा जमींदारी प्रथा पर करते रहे, ये और जो तरह तरह के जो और रेणु ने जिस तरह की चीज़ों को ऊपर से लोगों ने उसको विशेष रूप से ग्रामीण कथा के रूप में सराहा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो उसमें जो स्त्री पात्र हैं उन पर कोई चर्चा नहीं हुई। क्या कारण है कि रेणु जमींदारी प्रथा, स्वाधीनता आंदोलन और उसके साथ साथ संथाल और गैर संथालों का संघर्ष, इन सारी चीज़ों को लेकर के आए और ये चीज़ें लोगों ने बड़ी प्राथमिकता के साथ उभारी भी। लेकिन उसमें जो मठ हैं, जिन मठों की बहुत बड़ी ताकत बिहार में है, जिस अंचल में रेणु है, उस अंचल में जो मठों की स्थिति है बहुत बड़ी स्थिति है और उन मठों में स्त्रियों की क्या स्थिति है इस पर भी रेणु का विशेष ध्यान था, जिस पर हम चर्चा नहीं कर पाए या जिस पर चर्चा नहीं हुई। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब मैलांचल पर चर्चा हुई हो तो लक्ष्मीदासन पर भी कोई बहुत बड़ी चर्चा हुई। हम स्त्री विमर्श की बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं करते रहे, उदारीकरण की चर्चाएं करते रहे, लेकिन हमने आज़ादी के तुरंत बाद रेणु जैसा बड़ा लेखक लक्ष्मीदासन को लेकर के आते हैं, उस लक्ष्मीदासन को एकदम हमने उपेक्षित छोड़ दिया। अब सवाल यह है कि रेणु उसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं। रेणु बड़े लेखक हैं तो जाहिर है कि उनकी जो दृष्टि है वो भी बहुत बड़ी है। वो संकुचित रह करके किन्हीं चीज़ों को नहीं देखते हैं। इसलिए जब मेरीगंज में जमीन के वितरण की बात रेणु करते हैं और जब बताते हैं कि गांव में 4 बड़े जमींदार हैं, विश्वनाथ प्रसाद मलिक 1000 बीघे के जमींदार हैं और राम खिलावन 150 बीघे के हैं और राम कृपाल सिंह ठाकुर 300 बीघे के जमींदार हैं। लेकिन एक जमींदार इसमें और है, मठ, जिस पर 900 बीघे ज़मीन है और 900 बीघे ज़मीन यानी लगभग जो जमींदार के बराबर की ज़मीन है मठ के पास। लेकिन मठ की भूमिका क्या है और मठ में स्त्रियों की क्या भूमिका है? पहली बात तो यह कि जो मठ है वो ग्रामीण जीवन के आस्था का केंद्र है और आस्था के केंद्र में यदि बदमाशियां होनी शुरू हो जाएं या व्यभिचार फैलना शुरू हो जाए तो लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है। मैलांचल में रेणु लक्ष्मीदासन को लेके आते हैं, लेकिन रेणु सीधे सीधे किसी पात्र के बारे में नहीं बताते। इसलिए उसमें एक किस्नू यादव है और किस्नू जब जो महंत साहब भंडारा कर रहे हैं पूरे गांव का और अस्पताल खुलने वाला है, अस्पताल की घोषणा हो जाती है,
और महंत साहब ये कहते हैं कि ये जो जो अस्पताल है, ये अभी हमारे सतगुरु ने रात को मुझे सपना दिया है, और सपने में मुझे सतगुरु ने यह बताया है कि जो महात्मा गांधी है यह मेरा ही अवतार है, इसलिए ये अस्पताल खुलवा रहा है गांव में, और उस अस्पताल को खुलवाने में आप लोग सहायता करें। महंत बुजुर्ग हैं, अंधे हो गए हैं, और भंडारा की घोषणा करते हैं, इसलिए करते हैं कि गांव में अस्पताल खुलने जा रहा है। अब प्रश्न यह है कि जब गांव के लोग बड़ी श्रद्धा से अभिभूत हो जाते हैं भोजन के लिए, क्योंकि गांव की गरीबी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि गांव में किस तरह की गरीबी है, कि उन्होंने इस तरह का, रेणु लिखते हैं कि कई लोगों ने तो जलेबी इससे पहले चखी ही नहीं, कभी शहर जाने का अवसर नहीं मिला, और गांव में ऐसे अवसर मिले नहीं कि जलेबी खाने को मिले, लेकिन जब भंडारा हुआ तो पहली बार लोगों ने जलेबी चखी। अब जब किस्नू को ये मालूम पड़ता है और लोग उनकी तारीफ करते हैं महंत जी की उदारता की, तो किस्नू ये पहली बार लक्ष्मी के बारे में, मेरे ख्याल से किस्नू ये कहते हैं कि हमने तो कई साल महंत जी की गाय और भैंस चराई हैं, और हम वहीं सोते थे जिससे कि सुबह उठ करके गाय भैंसों को खोल कर ले जाएं, और हमने ये देखा है कि रात भर जो लक्ष्मी दासिन है, जो लक्ष्मी है, रात भर चीखती थी, चिल्लाती थी और रोती थी। और तब तक जब मठ पे आई थी, तब रेणु लिखते हैं तब एक ही कपड़ा पहनती थी, बहुत छोटी थी, और जो महंत उसको लेकर के आए थे वो ये कह करके लाए थे पसराहा मठ से कि हम इसको बच्ची की तरह पालेंगे, क्योंकि पसराहा मठ मेरीगंज मठ के नीचे ही आता है, यानी उसका जो पूरा कामकाज है वो मेरीगंज मठ के नीचे ही से चलता है। तो वहाँ के जो महंत थे उनकी चिलम बनाया करते थे गांजी की रामचरण। रामचरण की बेटी थी, रामचरण की मृत्यु हो गई, अनाथ थी, तो उस अनाथ लड़की को ये महंत सेवादास लेकर के आ गए, और ये वचन दे करके आए कि हम इसको बच्ची की तरह पालेंगे और इसका विवाह कर देंगे। लेकिन उसके साथ दुष्कर्म किया, और इसकी गवाही किस्नू हलवाहा देता है। बाद में फिर उन्होंने दासिन बना लिया, रखेल बना लिया अपनी, और वो उस तरह से कोठारिन भी बन के रहने लगी और दासिन बन के भी रहने लगी, और महंत जी की एक तरह की रखेल बन करके मठ पे रहने लगी। अब प्रश्न यह है कि जब महंत जी की मृत्यु हो जाती है भंडारे के उसी दिन, तो उस मृत्यु के बाद गांव में ये उनकी बारही होती है, और बारही वाले दिन या 12वें वाले दिन जो काशी जी से कुछ आचार्यगण आते हैं टीका लगाने के लिए, नए महंत को टीका देने के लिए, और नाथ संप्रदाय से भी, मठ से भी आते हैं। पुपड़ी मठ है जो कि बड़ा मठ है पुपड़ी, और पुपड़ी मठ से आचार्य जी आते हैं, और आचार्य जी आने से पहले एक नरसिंह दास नाम के एक साधु को, एक महंत को भेजते हैं। महंत तो नहीं है, साधु है, साधु को भेजते हैं। वो आता है, आने से पहले वो नागा बाबाओं को लगभग 1 महीने का गांजा दे देता है, और कह देता है कि तुम मुझे मठ का महंत बना दो। मेरीगंज का बड़ा महंत है, बड़ा मठ है, क्योंकि 900 बीघे ज़मीन उसके पास है, बड़ा मठ है, इसलिए मुझे इसका महंत बना दीजिए, तो मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगा। नागा बाबा आते हैं। नागा बाबा को जब ये मालूम पड़ता है कि जो रामदास है, जो उनका चेला है सेवादास का, और ये जो महंत बनने के चक्कर में है, तो वो लक्ष्मी दासिन को भरपूर गालियां देते हैं नागा बाबा, और ऐसी भद्दी गाली देते हैं जो कि किसी स्त्री को एक पुरुष नहीं दे सकता। दूसरा, रामदास को पकड़ के पीटते हैं, रामदास की लगभग पूरी चमड़ी उधेड़ देते हैं, इतना पीटते हैं चिमटे से नागा बाबा, गालियां बकते हैं, पीटते हैं। लक्ष्मी को जब ये मालूम पड़ता है कि नरसिंह दास
जो लंपट है, जो रात को सोते हुए उसके उसमें दरवाजे में से टेढ़ा करके झांकता था, और जब लक्ष्मी जो नहाती थी तो उसमें झांकने की कोशिश करता था, और रात में भी बार बार जग करके लक्ष्मी को देखता रहता था, उसे मालूम पड़ जाता है कि लंपट है, और इस लंपट को इस मठ का महंत नहीं बनने देना है। वह गांव के तीनों बड़े लोगों के पास जाती है। बालदेव जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं गांव में, विश्वनाथ प्रसाद सिंह मलिक जमींदार हैं, रामकृपाल सिंह 300 बीघे के मालिक हैं, खिलावन यादव 150 बीघे के मालिक हैं, तीनों के पास जाती है। और तीनों मतलब केवल बालदेव ये कहते हैं कि देखेंगे, मठ का मामला है, और मठ का मामला तो दो महंत जो आचार्य गुरु आ रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं बाहर से, वही तय करेंगे कि क्या होना है और किस तरह से करना है, लेकिन फिर भी आएंगे। लेकिन इसके बीच में यह भी है कि बालदेव के प्रति उनके मन में, लक्ष्मी के मन में एक आकर्षण है, और बालदेव के मन में भी एक आकर्षण है लक्ष्मी के प्रति। लक्ष्मी जब उनके निकट जाती है और बालदेव जब चंदा लेने जाते हैं उनसे, तो बालदेव की मनहि सती के बारे में रेणु लिखते हैं कि बालदेव को लगता है कि लक्ष्मी के शरीर से सुगंध निकलती है, जबकि बालदेव ये मानते हैं कि औरतों के और घर गृहस्थी की औरतों के शरीर से जो रसोई घर की और लहसुन प्याज की सुगंध निकलनी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी के शरीर से सुगंध निकलती है, और वो उसकी आंखों में देखते ही रह जाते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी का ये निर्णय की स्थिति आती है कि वो ये तय करें कि इस मठ का महंत कौन बनेगा, तो बालदेव कहते हैं कि यह मठ का मामला है और हम वहां आकर के ही देखेंगे। विश्वनाथ प्रसाद मलिक मिलते नहीं हैं, कृपाल सिंह चुप रह जाते हैं, राम कृपाल सिंह चुप हो जाते हैं, खिलावन भी कोई ज़्यादा आश्वासन नहीं देते। लेकिन कालीचरण आता है जो सोशलिस्ट पार्टी का लीडर है, वो भी यादव है, क्रांतिकारी है। जब आचार्य गुरु ये कहते हैं कि देखिए सेवादास जो महंत थे वो कोई अपना महंत छोड़ करके नहीं मरे हैं, या कोई बिल लिख करके नहीं मरे हैं, या कोई घोषणा करके नहीं गए हैं, इसलिए, और उनका कोई दास भी नहीं है, इसलिए रामदास को महंत नहीं बनाया जा सकता, नरसिंह दास को महंत बना दिया जाए। बिल लिख दी जाती है, दस्तावेज कहिए, लिख दिया जाता है। आप आश्चर्य करेंगे कि बालदेव सबसे पहले साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं उस पर, और राम कृपाल सिंह भी करते हैं, खिलावन यादव भी करते हैं, सब लोग हस्ताक्षर कर देते हैं। लेकिन जब कालीचरण के पास हो जाता है तो कालीचरण उस बिल को लेकर के खड़े होते हैं और कहते हैं कि यह जो 900 बीघे की ज़मीन है हमारी पुरखों की ज़मीन है, हमारे गांव की ज़मीन है, इसे हमारे पुरखों ने दिया है। और पुरखों ने दिया है, कौन कहता है कि जो सेवादास हैं वो सेवादास का कोई शिष्य नहीं था, उनका शिष्य रामदास है, और रामदास को यह गद्दी दी जाए और पूरा गांव जो कहे, जो उनके समर्थन में हाथ उठा दें। लगभग सबके सब हाथ उठा देते, और वो यहीं पर नहीं रुकता कालीचरण, बल्कि कालीचरण आगे जाता है और उनको नागा बाबा को जो बहुत गालियां बक रहे थे, और लक्ष्मीदास ने कहा था कि बहुत गालियां बक रहे थे, तो उनको लेकर के वह जूता उतार करके उनके पीछे दौड़ता है और इतना पीटता है नागा बाबा को कि तुम्हें यह भी समझ नहीं है कि औरतों से कैसी बातें की जाएं। वो यहाँ की कोठारिन है, और कोठारिन को जिस तरह से तुम गालियाँ बक रहे थे, या रामदास को जिस तरह से तुमने पीटा था, यह तो वो आगे आगे दौड़ते चले जाते हैं नागा बाबा। रेणु तो इन चीज़ों में बड़ा आनंद लेते हैं। रेणु लिखते हैं कि कुत्तों की ये स्थिति हो गई थी कि भौंकते भौंकते उनका गला बैठ गया था, और जिन पिल्लों ने भौंकना शुरू किया था वो अभी भौंकते भौंकते चुप हो गए थे, बोला ही नहीं जा रहा था उन पर, और नागा बाबा की दाढ़ी बिखर गई थी और सिर के बाल बिखर गए थे, और और गांजे का नशा उतर गया था। बहरहाल रेणु ये बताना चाहते हैं कि जो
लक्ष्मीदासेन बालदेव को इतना सम्मान करती हैं, बालदेव से लगभग प्रेम भी करती हैं। यह रेणु बार बार कहते हैं सुगंध का आना और उनकी आंखों में खो जाना, या एक जगह लक्ष्मी ने भी कहा है कि बालदेव के प्रति मेरे मन में आकर्षण है। क्यों है आकर्षण, यह वह जाने, लेकिन एक आकर्षण है। लेकिन जब समय आता है लक्ष्मी का और मठ का, निर्णायक स्थिति आती है, तो बालदेव उनका साथ नहीं देते और साथ देता है केवल कालीचरण। वह कालीचरण जिसके गुरु ने यह बताया था कि पहलवानों को औरतों से 5 हाथ दूर रहना चाहिए। वो कभी लक्ष्मी के पास नहीं जाता है, लक्ष्मी से चंदा भी लेने जाता है तो 5 हाथ दूर रहता है लक्ष्मी से। लेकिन फिर भी वो गांव की जब बात आती है तो गांव के उसमें उनका साथ देता है। लक्ष्मीदासन एक नया महंत आ जाता है, रामदास, जो उनका शिष्य था सेवादास का। लक्ष्मीदासेन उसी तरह से उनकी सेवा भी करती हैं, क्यों कोठारेन है और दासेन है, सेवा करती हैं। सारा जो दूध मलाई, क्योंकि रेणु ये भी लिखते हैं कि 4 गुजराती भैंस हैं और 2 कौड़ी गाय हैं उनके पास, मठ के पास, यानी दूध दही का कोई वो नहीं, कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में रामदास के बारे में रेणु लिखते हैं कि कुछ दिनों के बाद रामदास का जो सांवला शरीर था उस पर लालिमा आने लगी थी और उनका पेट बाहर निकलने लगा था और उनके चेहरे पर चमक आ गई थी। लक्ष्मी ने इतनी सेवा की। लेकिन एक दिन रात को, क्योंकि रामदास भी कम नहीं था, रामदास को लक्ष्मी का दरवाजा अंदर से खोलने की आदत थी। वो एक ऐसी लकड़ी रखते थे कि उस लकड़ी से लक्ष्मी का दरवाजा खोल सकते थे और खोलते रहे थे। अचानक एक दिन लक्ष्मी सो रही हैं, लालटेन जल रही है, मध्यम प्रकाश है लालटेन का, और दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं और लक्ष्मी का हाथ पकड़ते हैं और लक्ष्मी से कहते हैं कि तुम मेरी दासिन हो। लक्ष्मी ने कहा नहीं, मैं तुम्हारी गुरुमाई हूँ और तुम महंत हो और मैं तुम्हारी दासिन नहीं हूँ। तो लक्ष्मी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रामदास उसका हाथ नहीं छोड़ता। लक्ष्मी कूद करके उसकी छाती पर अपने दोनों पैरों से प्रहार करती है और प्रहार करके इतना चोटिल कर देती है कि वो लगभग, क्योंकि मिर्गी के दौरे आते थे रामदास को, और रामदास को मिर्गी का दौरा आ जाता है। लक्ष्मी चिल्लाती है और सेवक आते हैं, पानी वानी पिलाते हैं और उसको रामदास होश में आता है। लेकिन रेणु इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? रेणु ये विशेष रूप से बताना चाहते हैं कि जो एक तो ये कि मठों में औरतों की जो स्थिति है वो बहुत बुरी है। मठों में स्त्रियां सुरक्षित नहीं हैं। वो कहने को महंत हैं, कहने को साधु हैं और बड़ी निर्मल मन की बात करते हैं, साधु स्वभाव की बात करते हैं और तरह तरह के बीजक बांटते और बाँचते रहते हैं। लेकिन उन साधुओं का मन पवित्र नहीं है औरतों को लेकर के, और लक्ष्मीदासन को लेकर के विशेष रूप से। लेकिन लक्ष्मीदासन के माध्यम से रेणु उसका प्रतिरोध करते हैं। एक बड़ी बात जो मुझे इसमें लगी वो ये कि लक्ष्मीदासन उनके सामने समर्पण भी कर सकती थी, लक्ष्मीदासन चुप भी रह सकती थी, लक्ष्मीदासन महंत को छोड़ के भी जा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। लेकिन उसका ये जो निर्णय था कि पैर उठा करके कूद करके और उसकी छाती पर पैर जमाना और उसको लतियाना एक तरह से, और इस स्थिति में ला देना कि वो बेहोश हो जाए, ये रेणु का मुझे लगता है कि बड़ा योगदान है। और इसको लेकर के स्त्री दृष्टि पर रेणु पर विचार करना चाहिए कि रेणु किस प्रकार की स्त्रियां चाहते थे। स्त्रियां उनकी सबल हैं, स्त्रियां उनकी निर्मल नहीं हैं, कमज़ोर उनके यहाँ स्त्रियां नहीं हैं, बल्कि स्त्री सबल है उनकी। दूसरा एक और जो रेणु का पक्ष मुझे बहुत अच्छा लगता है मैलांचल में, जिसकी चर्चा लगभग नहीं हुई, वह यह कि महंत सेवादास मरने से पहले 30 बीघा जमीन और एक कलमी आम का बाग लक्ष्मी के नाम रख जाते हैं। प्रेमचंद से लेकर के और आज तक हम लोग लगातार ये कहते रहे कि स्त्री को आत्मनिर्भर होना चाहिए, और स्त्री जब आत्मनिर्भर होगी तो फिर वो
पुरुष की अत्याचारों को इस प्रकार से नहीं सहेगी जिस प्रकार के हमारे सामंती व्यवस्था में पुरुष लगभग अत्याचार करते रहे हैं। और हमारा जो पारिवारिक ढांचा है, जो सामंती ढांचा है, या तो एकदम आप आधुनिक लोग हो गए हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन रेणु जिस मेलांचल में मेरीगंज की बात कर रहे हैं, मेरीगंज तो पिछड़ा हुआ अंचल है बिहार का, वहाँ तो उस तरह की शिक्षा भी नहीं गई है, उस तरह के स्कूल भी नहीं गए हैं, उस तरह से स्त्री को लेकर के विचार भी नहीं गए हैं, और आत्मसम्मान और आत्म स्वाभिमान की बात तो शायद उस तरह से स्त्री के लिए वहाँ किसी सूची भी नहीं थी, क्यों किसी और पात्र को लेकर के रेणु इस तरह की बात नहीं करते। सेवादास 30 बीघा जमीन और एक कलमी आम का बाग देकर के चले गए। लक्ष्मी को अचानक से रामदास ये कहता है कि मैं भी दासिन लाऊंगा। लक्ष्मी कुछ नहीं कहती उससे, वो चुप रहती है। और एक दिन अचानक मालूम पड़ता है कि जो रामदास है वो वहीं की तंत्रमा टोली के एक रमप्रिया है, तो रमप्रिया को लेकर के रामदास मठ में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि आज के बाद से ये दासिन है, मेरी दासिन है, मेरी सेवा करेगी। और तब लक्ष्मी को ये लगता है कि अब मठ में रह पाना उनके लिए बहुत कठिन है। वो एक दिन बालदेव चरखा सेंटर के लिए, बहुत सारे सेंटर रेणु वहाँ खुलवाते हैं, मेरीगंज में चरखा सेंटर नया खुलने वाला है। चरखा सेंटर से आप समझते होंगे कि कांग्रेस की नीति के अनुसार गांधी जी चरखे को चाहते थे और स्वावलंबन के लिए वो भी चाहते थे कि चरखा सेंटर खुले जिसमें सूत काता जाए, और उसके लिए एक जगह की आवश्यकता होती है, उसके लिए कुछ पैसे की भी आवश्यकता होती है। मंगला देवी आती हैं उसके लिए। बालदेव चंदा लेने आते हैं। जब चंदा लेने आते हैं तो लक्ष्मी उनसे खुलकर के बात करती है कि मेरा अब इस मठ पर रह पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि रमप्रिया आ गई है और रमप्रिया का जो कार्यकलाप है वो बहुत अच्छा नहीं है। उसने एक दिन में ही आकर के मठ को गंदा कर दिया है। जगह जगह बीड़ी के ठूंठ पड़े हुए हैं और चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। मठ की जो पवित्रता थी, मठ की जो स्वच्छता थी, वह लगभग समाप्त हो गई है, और मठ की जो मान मर्यादा थी वह भी लगभग समाप्त हो गई है। इसलिए कि केवल रमप्रिया नहीं आई है, बल्कि रमप्रिया के साथ उसकी माँ और उसके परिवार के भी लोग आ गए हैं जो कि मठ पर खाते पीते हैं। बालदेव कुछ नहीं कहते। बालदेव जो कमजोर पात्र हैं, बालदेव के बारे में रेणु ने लिखा है कि वो तो बापे आकर डंडा भी नहीं लगाते। जब संथाल और उनका संघर्ष हुआ तो थानेदार ने ये कहा कि उन्होंने बलदेव नाम लिखा अपना, तो तहसीलदार ने कहा कि बालदेव जी आका डंडा लगाइए और दापे एक ही मात्रा तो लगाइए। तो कालीचरण ने मजाक में कहा कि ये गांधीवादी हैं, अहिंसावादी हैं, इसलिए ना डंडा और तलवार से इनका क्या मतलब है। बहरहाल बालदेव इतने कमज़ोर हैं कि वो कुछ नहीं कह पाते, और लक्ष्मी फिर ये कहती है कि मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है। पहले महंत जी थे तो मैं सुरक्षित अनुभव करती थी और मुझे लगता था कि ये मठ है और मठ पर मेरा अधिकार है, और वो मठ की पूरी दिनचर्या को संभालती भी थी। कौन साधु आ रहा है, कितने साधुओं को भोजन देना है, कितने को किराया देना है, किसकी क्या व्यवस्था करनी है, मठ की आय और व्यय की सारी जो देख रेख थी लक्ष्मी दासिनी करती थी। लेकिन रमप्रिया के आने के बाद और रामदास के आने के बाद, जब रामदास एक दिन 4 चिलम गांजा पी करके उससे कहता है कि तुम अब दासिन नहीं हो, तो कहा कि मैं तो दासिन हूँ और दासिन न सही कोठारिन हूँ, इसलिए मठ की पूरी देख रेख का जिम्मा मेरा है। तो चूंकि 4-5 चिलम लगाए हुए हैं रामदास, वो अपने होश में नहीं है। तब वो कहते हैं कि नहीं, तुम एक तरह से मतलब जो स्त्री विरोधी शब्द का प्रयोग करते हैं कि तुम रंडी हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम रंडी हो,
और लक्ष्मी को तभी लगता है कि अब उसका रह पाना यहाँ बहुत कठिन है, और इसलिए वो अपना जो 30 बीघा ज़मीन और बाग की जो ज़मीन है, जो आम का बाग है, कलमी आम का बाग, वहाँ 3 झोंपड़े बनवाती है, एक पूजा पाठ के लिए, एक अपने स्नान वगैरह के लिए और एक रहने के लिए, और बालदेव के साथ वहाँ रहना शुरू करती है। दूसरी बात इस जो मठों के बारे में जो रेणु बताती है वो यह कि गांजा और चरस जिस तरह से वहाँ चलता है रात और दिन, सेवादास भी उसी तरह के थे, रात और दिन गांजा पीते रहते थे। रामदास भी गांजे के नशे में रहता है हमेशा। और जितने भी साधु वहाँ आते हैं, जितने भी बाहर से लोग आते हैं, उनको मूर्ति कहा जाता है साधुओं की परिभाषा में। जितने भी मूर्ति आते हैं सबसे पहले गांजा मांगते हैं कि गांजा दो हमें, और लक्ष्मी देती है। नरसिंह दास तो पकड़ा भी गया था, नेपाल से गांजे की तस्करी करता था। वो तो जेल में रह कर के आया था इसी चक्कर में, गांजे की तस्करी के में। तो मठों की जो अंदर की जो राजनीति है, जो या मठों के जो अंदर की जो स्थिति है, वो बहुत अच्छी नहीं है, और औरतों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जब लक्ष्मी वहाँ रहने लगी है बाग में और अपने 30 बीघा ज़मीन में अपने झोंपड़े, अपना जो मकान बना करके, तो बालदेव एक दिन पूर्णिया जाते हैं। उसी बीच में संयोग से काशी जी से एक विद्यार्थी नाम के एक साधु आते हैं, और वो साधु हैं जिसके बारे में लक्ष्मी बताती हैं और रेणु लिखते हैं कि उन्होंने जो बीजक को हस्तलिपि में लिख करके लक्ष्मी को दिया था, और वही बीजक लक्ष्मी ने रामदास को दिया था, जिसे रामदास उसका बीजक का पारायण करते थे। मठ में जब वो जाते हैं और मठ की स्थिति को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मठ अब रहने लायक नहीं है, इसलिए वह लक्ष्मी के पास चले जाते हैं, रात को रहते हैं, और सुबह जब स्टेशन पे पूर्णिया, जब वो स्टेशन पे वो मिलता है रामदास उन्हें, विद्यार्थी जी को, तो कहा कहाँ से आ रहे हो? कि मेरीगंज से। कहाँ ठहरे थे? तो वो बता देता है कि लक्ष्मी कोठारिन के घर ठहरा था, आप नहीं थे वहाँ, लेकिन मैं उनके पास ठहर गया था। वो लौट के आते हैं, और लौट के आते हैं तो लक्ष्मी को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, और ये कहते हैं कि अब तुम दासिन नहीं हो, अब तुम कोठारिन नहीं हो, अब तुम स्त्री हो और मेरी स्त्री हो, इसलिए मैं तुम्हें अब मैं तो अपने गांव जाऊंगा चंदन पट्टी, और चंदन पट्टी में जाके रहूँगा, जाति की राजनीति करूँगा, जाति सबसे बड़ी चीज़ है, और मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। तब लक्ष्मी रोती है, और रोते हुए लक्ष्मी एक वाक्य कहती है कि तो फिर मेरा कौन है, फिर मैं किसके भरोसे रहूँगी। ये जो पात्र है लक्ष्मी दासिन का, एक तरफ मठ और एक तरफ गृहस्थ, दोनों आप देखिए कि दोनों जगह स्त्री की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ भी पुरुष का, मठ में भी जो महंत सेवादास उसे लेके आए थे बेटी बना करके और शपथ लेकर के, साधु थे, लेकिन उसके साथ जिस तरह का व्यवचार किया, रेणु लिखते हैं कि मरने से एक रात पहले उनको लक्ष्मी को इतने कसकर के पकड़ा उनको, कि रेणु लिखते हैं कि अंधा जब पकड़ता है तो बहुत जोर से पकड़ता है। लक्ष्मी का शरीर दुखने लगा, लेकिन उन्होंने कस के पकड़ा लक्ष्मी को, यानी मरते मरते तक जो लक्ष्मी को पकड़ा उन्होंने। तो मठ में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति स्त्री की नहीं है, और जब वो अपनी तरह से गृहस्थ जीवन बिताती है बालदेव के साथ, तो वहाँ भी उसकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बालदेव को ये भरोसा रखना चाहिए था अपनी स्त्री पर कि यदि विद्यार्थी जी आए हैं, और विद्यार्थी जी की बहुत कम उम्र है, विद्यार्थी जी लक्ष्मी के बराबर भी नहीं है, और बराबर भी होते तब भी इतना तो विश्वास परिवारों में रखना ही चाहिए, लेकिन वहाँ वो न रख करके और एकदम छोड़ कर जाने का हट करते हैं, और ये तय कर लेते हैं कि मुझे अब अपने गांव में जा कर के जाति की राजनीति करनी है। लक्ष्मी की जाति के बारे में रेणु नहीं बताते कि लक्ष्मी किस जाति की है।
लेकिन रंपिड़िया की जाति के बारे में बताते हैं कि वो तंत्रिमा जाति की है, जो जुलाहा जैसी एक जाति है बिहार में और विशेष रूप से पूर्णिया में, उस जाति से है रंपिड़िया। तो जो लक्ष्मीदासन का जो संघर्ष है और रेणु जिस पात्र को अपने इस उपन्यास में जिस तरह से उठाते हैं, उसके माध्यम से विशेष रूप से मुझे लगता है 2-3 चीज़ों पर प्रकाश डालते हैं रेणु। पहला तो यह कि धार्मिक जगहों पर भी जहाँ लगता है कि ये लोग ईश्वर के सबसे ज़्यादा निकट हैं और वहाँ ईश्वर की साधना होती है, पवित्रता की बात की जाती है, माया से दूर रहने की बात की जाती है, वो लोग भी पैसे के, गांजे के, स्त्री शोषण के और मठ पर कब्जा करने के, यानी कितना लालच उनके मन में है, साधुओं के मन में, कि उस लालच के रहते हुए स्त्री सुरक्षित नहीं है। और दूसरी जगह गृहस्थ में बालदेव जैसा आदमी, बालदेव तो एक तरह का साधु ही था, उसके मन में कोई लालच नहीं था, तो बहुत ही सामान्य तरीके से रहना और गांधीवादी तरीके से रहना, त्याग और उदारता के साथ रहना, उनके मन में कोई लालच नहीं था। लेकिन एक लालच उनके मन में भी आया कि जब स्त्री है तो वो स्त्री बन करके रहे और वह पुरुष बन करके रहे, यानी एकदम बालदेव आकर के सामंत हो जाते हैं। और सामंतों के यहाँ और सामंती व्यवस्था में जो परिवारों की स्थिति होती है, उस पारिवारिक स्थिति में बालदेव अपना निर्णय लेते हैं कि तुमने चूंकि विद्यार्थी जी को एक दिन अपने यहाँ रखा, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और लक्ष्मी का रुदन, लक्ष्मी का चुप रहना और लक्ष्मी का ये कहना कि आपके अलावा मेरा कौन है, यहाँ लक्ष्मी का प्रसंग लगभग समाप्त हो जाता है उपन्यास से। और रेणु अपने उस पात्र को, जो कि बहुत उपेक्षित पात्र है, चूंकि उपेक्षित पात्र में इसलिए कह रहा हूँ कि मैला आंचल पे तरह तरह से खूब चर्चाएं हुई, बड़ा उपन्यास है, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा उपन्यास है, लेकिन उसमें एक लक्ष्मीदासिन भी है और उसमें वो स्त्री भी है जो कि अपने पूरे समर्पण के साथ मठ में भी रहती है और गृहस्थ में भी रहती है, लेकिन उसे स्त्री होने का सुख कहीं नहीं मिलता है। धन्यवाद।